शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। पीछे पूछे गए प्रश्नों के आधार पर रिवीजन करने जा रहे हैं। किस प्रकार के प्रश्न पीछे पूछे गए थे उस आधार पर रिवीजन करेंगे। RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 पूरा नाम पूछा जाता है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ये अधिनियम जो है वो संसद द्वारा पारित किया गया था। पूछा गया था कि ये अधिनियमित किसके द्वारा किया गया था, तो ये संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। सबसे पहले ये राज्यसभा में ये प्रश्न पूछा गया था, सबसे पहले कहाँ पर पारित किया गया, तो राज्यसभा में ये पारित किया गया था 20 जुलाई 2009। डेट नहीं पूछी गई है, केवल ये पूछा गया था अधिनियमित संसद द्वारा और राज्यसभा में सर्वप्रथम जो है वो पारित किया गया। लोकसभा में ये पारित किया गया था 4 अगस्त 2009 को और राष्ट्रपति द्वारा ये पारित किया गया 26 अगस्त 2009 को पारित किया गया। ये प्रश्न पूछा गया कि लागू कब किया गया था। लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 को। RT एक्ट 2009 जो है वो 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण देश में लागू किया गया था। उस समय जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण देश में जम्मू कश्मीर को छोड़कर लागू किया गया था। तारीख पूछी जाती है 1 अप्रैल 2010, बार बार पूछी जाती है। 1 अप्रैल 2010 को RT एक्ट लागू किया गया था। प्रश्न पूछा गया था लागू करना क्यों आवश्यक था, क्यों लागू किया गया था, तो ये जो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 हुआ था, 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2002 में, उसमें शिक्षा को संवैधानिक स्वरूप प्रदान कर दिया गया था। शिक्षा को संवैधानिक स्वरूप प्रदान किया गया था और हमारे संविधान में शिक्षा एक मूल अधिकार बन गया। जो भाग 3 में शिक्षा मूल अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार में जो है वो अनुच्छेद 21 क या 21 ए जिसे कहते हैं वो जोड़ा गया था। उसमें जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो, यानी ये बच्चे का अधिकार होगा। ये मूल अधिकार जो मूल अधिकार हैं वो होगा शिक्षा प्राप्त करना, ये बच्चे का मूल अधिकार होगा। तो अनुच्छेद 21 क को जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के तहत और ये एक बच्चे का जो शिक्षा प्राप्त करना मूल अधिकार बन गया। उसके अलावा संविधान में जो भाग 4 का है अनुच्छेद 51 का जो मूल कर्तव्य हैं वो जोड़ा गया इसी संविधान संशोधन के तहत 86वें। इसमें 11वां मूल कर्तव्य बनाया गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों को माता पिता या उनके जो संरक्षक हैं वो शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे। ये माता पिता का कर्तव्य होगा कि वो बच्चे को शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा जो है वो उपलब्ध कराए। ये 11वां मूल कर्तव्य बना दिया गया। नीति निर्देशक तत्व में भाग 4 में जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें अनुच्छेद 45 जो है वो भी शिक्षा से जुड़ा है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। तो ये हमारे संविधान में जो है ये शिक्षा को संवैधानिक रूप प्रदान कर दिया गया, तो इसलिए जो RT एक्ट है वो लागू करना आवश्यक था। RT जो एक्ट है 2009 उसमें 7 अध्याय हैं। ये पूछा गया है कितने अध्याय हैं, 7 अध्याय हैं और 38 धाराएं हैं। ये दोनों ही पूछे गए हैं कितने अध्याय, 7 अध्याय और धाराएं 38 हैं। अनुसूची का अभी तक नहीं पूछा गया, लेकिन इसमें एक अनुसूची है और जो 12वां संशोधन हुआ था इसमें 2012 में संशोधन हुआ था, 2012 में संशोधन हुआ था, उसमें एक धारा, यानी जो 2012 के संशोधन के बाद यदि धाराओं की बात करें तो 39 धाराएं हो गई, लेकिन अभी तक 38 धाराओं का ही पूछा गया है। और धारा जो 19 से 25 तक है, इसकी जो धाराएं हैं जो 19 से 25 हैं, इसमें जो अनुसूची हैं ये कोई अलग नहीं है। इन्हीं धाराओं में 19 से लेकर जो 25 की धाराएं हैं उसको अनुसूची कहा गया है। इसी में है जो विद्यालय के लिए मान और मानक है, जो यही जो है वो अनुसूची है और यही इनमें धाराओं में है। और अध्याय को भाग भी कहते हैं। कितने भाग हैं, तो ये 7 भाग या अध्याय कह सकते हैं। धाराएं 38 हैं, एक अनुसूची है। पहला जो अध्याय है वो प्रारंभिक नाम से है, जिसमें जो धाराएं हैं वो पहली जो धारा है वो अधिनियम में संक्षिप्त जो नाम दिया गया है, संक्षिप्त नाम दिया गया है, उसका विस्तार बताया गया है। जैसे RT का निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 इसका पूरा नाम होगा। धारा 2 में शब्दावली को परिभाषित किया गया है, जिसमें ये पूछा गया है बालक कौन है। RT एक्ट के तहत बालक जो है वो 6 से 14 वर्ष
का जो बालक या बालिका है वो इसके अंतर्गत आता है। और समुचित सरकार से क्या मतलब है? समुचित सरकार जो है वो केंद्र, राज्य और संघ राज्य की जो सरकार है ये समुचित सरकार के अंतर्गत आती है। प्रारंभिक शिक्षा की बात आती है, ये पूछा गया है भी प्रारंभिक शिक्षा का मतलब बताया गया है भी कक्षा 1 से 8 तक की जो शिक्षा है वो प्रारंभिक शिक्षा। विद्यालय के बारे में, विद्यालय कौन सा? विद्यालय निजी या प्राइवेट, सरकारी या राजकीय जिसे गवर्नमेंट, और अनुदानित जो ट्रस्ट के द्वारा चलाए जाते हैं। खास श्रेणियां जो विशेष होते हैं, स्पेशल। मॉडल स्कूल ये पूछा गया था। विद्यालयों के प्रकार के अंतर्गत कौन सा? तो यहाँ पर मॉडल स्कूल पूछा गया था। खास श्रेणी में मॉडल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, मिलिट्री या सैनिक स्कूल हो गए। तो ये विद्यालय के प्रकार हो गए, निजी, सरकारी, अनुदानित और खास श्रेणी में मॉडल, केंद्रीय विद्यालय और मिलिट्री या सैनिक स्कूल। असुविधाग्रस्त बालक में, असुविधाग्रस्त बालक, तो यहाँ पर असुविधाग्रस्त बालकों में देखें तो शैक्षणिक रूप से पिछड़े या फिर SC ST OBC सरकार द्वारा जो अधिसूचित किया गया है, इनको असुविधाग्रस्त बालकों की श्रेणी में आते हैं, वो इसके अंतर्गत है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत, इस एक्ट के तहत बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम के एक्ट के तहत धारा 3 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया और धारा 17 में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन। ये बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो अधिनियम है उसकी धाराएं हैं। ये धारा 3 और 17 में जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 है उसके तहत धारा 3 में राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग और धारा 17 में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ये दो आयोग जो हैं ये गठित किए गए थे। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत ये जो आयोग है ये गठित किए गए। दूसरा इसके अंतर्गत आता है वो है, दूसरा अध्याय जो है वो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, इसमें धारा 3 जो है वो बालक का अधिकार होगा। बालक का क्या अधिकार होगा कि वो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करे, ये बालक का अधिकार होगा। धारा 3 में ये बात कही गई है कि बालक का अधिकार होगा कि वो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करे। निःशुल्क शिक्षा का मतलब बताया गया है भी निःशुल्क शिक्षा क्या है? तो निःशुल्क शिक्षा किसी भी प्रकार का शुल्क, प्रभार या व्यय बालक द्वारा नहीं किया जाएगा, उसे निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। धारा 4 पूछी गई है कि आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश। ये पूछा गया है कि किस धारा, इस RT एक्ट के तहत किस धारा में आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा? तो धारा 4 के तहत। धारा 4 के तहत जो बालक को आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। यदि कोई बालक 10 वर्ष का है और पहली बार विद्यालय में प्रवेश ले रहा है तो उसे आयु के अनुसार पर पहली कक्षा में नहीं बिठाया जाएगा, उसे 5वीं कक्षा में बिठाया जाएगा। यानी सर्वप्रथम में जब जाएगा तो वो आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। ये धारा 4 में एक्ट के तहत कहा गया है। धारा 5 में कहा गया है, धारा 5 में कहा गया है कि TC जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी स्थानांतरण पत्र है वो मांगने पर विद्यालय देगा। यानी विद्यालय है वो बालक को अपना स्थानांतरण पत्र यानी TC मांगने पर मना नहीं कर सकता, उसे देना पड़ेगा। बच्चा जहाँ चाहे वहाँ पढ़ेगा। तो इसे याद कैसे कर सकते हैं? जैसे 5 है धारा 5 में, यानी TC मांगने पर 5 बजे से पहले TC काट के देनी होगी। यानी मांगने पर 5 बजे से पहले TC काट के देनी होगी। तो 5 से याद रखेंगे, 5 बजे से पहले TC काट के देनी होगी विद्यालय को। तो TC से संबंधित धारा 5 हो गई। धारा 4 में था भी आयु के अनुसार 4 साल को होनी चाहिए, 10 साल को है, यानी आयु के अनुसार 4 साल को होनी चाहिए, 10 साल को है, आयु के अनुसार जाएगा कक्षा में, जो है वो आयु के अनुसार ही प्रवेश दिया जाएगा। अगला अध्याय जो है वो अध्याय 3 सरकार और माता पिता का कर्तव्य। सरकार और माता पिता का कर्तव्य दिए गए हैं धारा अध्याय 3 में सरकार व माता पिता का कर्तव्य बताए गए हैं। धारा 6 में कहा गया है कि लागू होने के 3 वर्ष के भीतर, धारा 6 में कहा गया है कि जो एक्ट लागू होगा उसके 3 वर्ष के भीतर विद्यालयों की स्थापना की जाएगी। यानी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए जो विद्यालयों की स्थापना की जाएगी वो अधिनियम जो लागू होगा उसके 3 वर्ष के भीतर की जाएगी।
धारा 7 में कहा गया है कि केंद्र और राज्य का वित्तीय जो हिस्सा है, वित्तीय हिस्से की बात की जाती है धारा 7 में। धारा 7 में केंद्र और राज्य का वित्तीय हिस्से की बात की गई है। वर्तमान में जो हिस्सा है वो केंद्र का 60% है और राज्य का 40% है, यानी वित्तीय हिस्सा जो है वो केंद्र का 60 है और राज्य का 40 है। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों में ये हिस्सा जो है ये केंद्र का 90% है और राज्य का 10% है। तो धारा 7 में केंद्र व राज्य का वित्तीय हिस्से की बात की गई है। धारा 8 क्या कहता है? धारा 8 में समुचित सरकार का दायित्व है, यानी जो सरकार है, समुचित सरकार, उसका दायित्व होगा कि प्रत्येक बालक को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाए। यहाँ पर धारा 8 में जो सरकार है उसका कर्तव्य बताया गया कि बच्चों को वो निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगी। धारा 9 में स्थानीय जो प्राधिकारी हैं उनके कर्तव्य बताए गए हैं। धारा 8 में समुचित सरकार के दायित्व है और धारा 9 में स्थानीय जो प्राधिकारी हैं उनके कर्तव्य बताए गए हैं। स्थानीय प्राधिकारी का मतलब यहाँ नगर निगम, नगर पालिका, पंचायत समिति और पंचायत के जो सदस्य हैं वो स्थानीय प्राधिकारी हैं। तो यहाँ पर दोनों को मिलाकर प्रश्न पूछा गया था कि बच्चे को जो निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए जो आवश्यकताएं हैं वो कौन पूर्ति करेंगे? तो यहाँ धारा 8 व 9 में जो समुचित सरकार और जो स्थानीय प्राधिकारी हैं वो शिक्षा के लिए जो पर्याप्त सामग्री है वो उपलब्ध कराएंगे। ये प्रश्न पूछा गया था। धारा 8 और 9 से संबंधित है। समुचित सरकार का दायित्व है और स्थानीय प्राधिकारी का कर्तव्य है कि वे बालक को शिक्षा के लिए उपयुक्त सामग्री प्रदान करेंगे। धारा 10 में यह प्रश्न पूछा गया है, धारा 10 वाला, माता पिता या अभिभावक या संरक्षक ये कर्तव्य होगा कि वे बच्चे को प्रवेश दिलाए। यह धारा 10 में है। ये पूछा गया है कि माता पिता अभिभावक का कर्तव्य है कि वे बच्चे को 10 बजे से पहले टीसी की बात की थी हमने कि टीसी 5 बजे से पहले काट के देनी होगी विद्यालय को। और ऐसे ही याद करेंगे कि जो माता पिता हैं वो 10 बजे से पहले विद्यालय में पहुंचा दे बच्चे को पढ़ने के लिए। 10 बजे से पहले विद्यालय छोड़ के आए, माता पिता का ये कर्तव्य है। अगला जो है अगला धारा में यहाँ पर 3 से 6 वर्ष के बच्चों को विद्यालय पूर्व शिक्षा की व्यवस्था करना। विद्यालय पूर्व शिक्षा का मतलब यहाँ आंगनबाड़ी और बालवाड़ी की व्यवस्था की गई है जो धारा 11 में है। विद्यालय पूर्व शिक्षा की बात अगर पूछी जाती है एक्ट के तहत तो विद्यालय पूर्व शिक्षा धारा 11 में है। अध्याय 4 में ये पूछा गया है, अध्याय 4 वाला, कि विद्यालय व शिक्षक के कर्तव्य, विद्यालय के और शिक्षक के कर्तव्य जो है, उत्तरदायित्व या कर्तव्य जो हैं वो किस अध्याय या भाग में है? तो ये अध्याय 4 या इसे भाग कह सकते हैं 4। अध्याय 4 में जो है विद्यालय व शिक्षक के कर्तव्य बताए गए हैं या उत्तरदायित्व बताए गए हैं। ये प्रश्न पूछा गया है जो विद्यालय व शिक्षक के कर्तव्य भाग 4 में। धारा 12 में प्रावधान किया गया है कि जो निजी विद्यालय हैं, प्राइवेट जो स्कूल हैं, वो बच्चों को पहली कक्षा में 25% जो है वो प्रवेश फ्री देगा, 25% जो है निःशुल्क प्रवेश प्रदान करेगा। इसकी फीस राज्य सरकार देगी। ये किस धारा के तहत प्रावधान किया गया? धारा 12 में। 12 रुपया कौन देगा? राज्य सरकार देगी। धारा 12 में ये कहा गया है कि जो निजी स्कूल हैं वो भी 25% प्रवेश जो हैं वो पहली कक्षा में जो है वो निःशुल्क प्रवेश देगा। इसकी फीस उन्हें राज्य सरकार देगी। कितने देगी? 12 रुपये, यानी 12 जो हैं ये राज्य सरकार देगी। धारा 12 से संबंधित याद करना है। अगली धारा 13 में कहा गया है ना तो प्रवेश परीक्षा ना कैपिटेशन फीस। यहाँ कैपिटेशन फीस का मतलब है प्रति व्यक्ति शुल्क जो ली जाती है, ना कैपिटेशन फीस। उल्लंघन करने वालों को धारा 13 में ये कहा गया है यदि उल्लंघन किया जाता है, वो पहली कक्षा में यदि 25% प्रवेश नहीं देते हैं और उल्लंघन करते हैं तो यहाँ शुल्क का 10 गुना देना पड़ेगा। कौन देगा? विद्यालय देगा। यदि विद्यालय जो अधिनियम के जो धाराएं हैं उनका पालन नहीं करता है या इनका उल्लंघन करता है तो उन्हें जो शुल्क लिया है, फीस ली गई है, उसका 10 गुना देना पड़ेगा विद्यालय को। उल्लंघन करने पर 13, यानी धारा 13 में उल्लंघन करने पर 10 गुना फीस जो है विद्यालय को देनी पड़ेगी।
धारा 14 में कहा गया है कि आयु और जाति प्रमाण के पत्र के आधार पर प्रवेश देने से मना नहीं कर सकते। यदि किसी बच्चे के पास आयु का कोई प्रमाण नहीं है और उसके पास जाति प्रमाण पत्र भी नहीं है, तो ऐसे में बच्चे को प्रवेश से मना नहीं कर सकते, उसे एडमिशन देना ही होगा। ये धारा 14 कहती है कि बिना आयु प्रमाण पत्र के भी विद्यालय को प्रवेश देना होगा, बच्चे को मना नहीं कर सकते। धारा 15 में प्रवेश निर्धारित दिनांक जो अपने 30 सितंबर रखी गई है, प्रवेश निर्धारित दिनांक जो 30 सितंबर रखी गई है, उसके बाद भी यानी वर्ष पर्यंत प्रवेश देना होगा। ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि भी अब एडमिशन की जो है वो तारीख खत्म हो गई है। इसमें कहा गया है कि वर्ष पर्यंत कभी भी बच्चे को प्रवेश दिया जाएगा, 30 सितंबर के बाद भी प्रवेश देना होगा। ये धारा 15 में कहा गया है। धारा 16 कहती है कि जो प्रारंभिक शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक ना तो फेल और ना ही निष्कासित। फेल भी नहीं कर सकते, यानी जो कक्षा 8 तक बच्चों को फेल नहीं करेंगे और ना ही उसे नाम काटा जा सकता, उसे बाहर निकाला जा सकता। ना फेल करेंगे ना उसे बाहर निकालेंगे। तो क्या करेंगे, इसमें संशोधन किया गया था 3 जनवरी 2019 को एक संशोधन किया गया कि नो डिटेशन नीति, यानी नो डिटेशन नीति के तहत यानी उसे ना फेल किया जाएगा ना निकाला जाएगा। नो डिटेशन नीति के तहत फेल भी कर सकते हैं, फेल कर सकते हैं। संशोधन किया गया 2019 में संशोधन किया गया, अभी फेल कर सकते हैं, लेकिन जब परिणाम होगा, परिणाम जारी किया जाएगा, उसके 2 माह के भीतर रिजल्ट सुना दिया, उसके 2 माह के भीतर पुनः परीक्षा का मौका दिया जाएगा। और यदि पुनः परीक्षा में भी बालक असफल हो जाता है तो उसे 5वीं और 8वीं इन 2 कक्षाओं में रोका जा सकता है, और किसी भी कक्षा में बच्चे को नहीं रोका जाएगा। सिर्फ 5वीं कक्षा और 8वीं कक्षा इन 2 कक्षाओं में बालक को रोका जा सकता है, यानी फेल किया जा सकता है, यदि वो पुनः परीक्षा में भी असफल हो जाता है। ये बात है धारा 16 में। 17 में बात है कि बालक को शारीरिक और मानसिक दंड नहीं दिया जा सकेगा। बच्चे को डराया धमकाया नहीं जा सकता, लाठी तो दूर की बात है, उसे आंखें नहीं दिखा सकते, उसे प्यार दुलार से ही पढ़ाना होगा। इसमें 17 में खतरा है शिक्षक को, 17 में खतरा है शिक्षक को। यदि उल्लंघन करता है तो उस पर अनुशासन कार्रवाई की जाएगी और 3 माह का कारावास का भी प्रावधान किया गया। 17 में खतरा किसको है, शिक्षक को है। बच्चे को शारीरिक और मानसिक दंड नहीं दिया जा सकता। 17 में खतरा, बालक को शारीरिक और मानसिक दंड नहीं दे सकता शिक्षक है। अगला है धारा 18। धारा 18 में बिना मान्यता प्राप्त विद्यालय संचालन नहीं कर सकते, यानी यदि किसी विद्यालय के पास मान्यता नहीं है तो उसका संचालन नहीं किया जा सकता। बिना मान्यता प्रमाण पत्र के संचालन नहीं कर सकते। 18 में ये धारा 18 में कहा गया है, यदि इसका उल्लंघन करते हैं तो 1 लाख रुपए का जुर्माना होगा। यदि बार बार करते हैं तो उसे लाइसेंस जो है उसका निलंबित किया जा सकता है उस पर। धारा 19 में विद्यालय के मान और मानक, ये जो है विद्यालय के मान और मानक, यहीं से अनुसूची का जिक्र भी हो जाता है। अभी 19 से लेकर 25 तक इसकी अनुसूची आ जाती है। धारा 19 में विद्यालय के मान और मानक, विद्यालय के जो शिक्षकों की संख्या है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि शिक्षकों की संख्या कितनी होगी, आंकड़ा दे देते हैं, उसके आधार पर शिक्षकों की संख्या बतानी होती है। तो यहाँ प्राथमिक विद्यालय 1 से 5वीं तक की बात करें, यदि 60 बच्चे हैं, यदि किसी विद्यालय में 60 बच्चों का नामांकन है तो वहाँ पर 2 शिक्षक होने अनिवार्य हैं। कम से कम बताए गए हैं यहाँ पर, कम से कम 2 शिक्षक होने अनिवार्य हैं। यदि कोई 61 से 90 हैं, ये पूछा गया है, जहाँ पर बच्चे 61 से 90 के बीच हैं तो वहाँ 3 शिक्षक होने अनिवार्य हैं। यदि 91 से 120 के बीच हैं तो वहाँ 4 शिक्षक होने अनिवार्य हैं। यदि 121 से 200 के बीच हैं तो वहाँ पर 5 शिक्षक होने अनिवार्य हैं। प्रश्न पूछा गया था कि यदि किसी विद्यालय में 130 बच्चों का नामांकन है तो वहाँ विद्यालय में कितने शिक्षक होंगे,
तो अधिनियम आरटी के तहत वहाँ पर 5 शिक्षक होने अनिवार्य है, क्योंकि 121 से 200 के बीच यदि नामांकन है तो वहाँ पर 5 शिक्षक हो गए। इसलिए यदि 130 बच्चों का नामांकन है तो वहाँ पर 5 शिक्षक होंगे। यदि 150 से ज़्यादा हैं, यदि 150 से ऊपर का नामांकन है बालकों का, तो वहाँ पर 5 शिक्षक होंगे और एक हेडमास्टर होगा। 5 शिक्षकों और एक प्रधानाध्यापक होगा विद्यालय में। और यदि 200 से ऊपर हैं, यदि 200 से ऊपर हैं, बात हो रही है कक्षा 1 से 5 तक की, तो वहाँ 7 छात्र शिक्षक अनुपात जो है, छात्र यानी 40 और 40 पर एक शिक्षक होगा और एक हेडमास्टर होगा। तो यहाँ छात्र शिक्षक अनुपात और एक हेडमास्टर होगा। तो यहाँ 200 से ऊपर यदि नामांकन है तो पूछा जाता है। यहाँ पर शिक्षकों की संख्या का प्रश्न पूछा जाता है। अब 6 से 8 तक की उच्च प्राथमिक जो विद्यालय हैं 6 से 8 तक है, उनमें अगर बात करें तो इनमें जो विज्ञान गणित का, सामाजिक अध्ययन का और भाषा का, इनका कम से कम एक शिक्षक तो होना चाहिए। प्रत्येक 35 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए। यहाँ अनुपात जो है वो अनुपात है 35:1, यानी 6 से 8 तक के जो छात्र शिक्षक अनुपात है वो 35:1 है, और जो कक्षा 1 से 5 तक है उनका छात्र शिक्षक अनुपात है 40:1। ये प्रश्न यहाँ से बनता है। और यदि 100 से ऊपर बालक हैं विद्यालय में तो यहाँ एक प्रधानाध्यापक भी होगा। यदि कक्षा 6 से 8 तक की बात की जाए तो वहाँ छात्र शिक्षक अनुपात 35:1, और यदि 100 से ऊपर नामांकन है तो वहाँ एक प्रधानाध्यापक भी होगा। और 100 से ऊपर यदि नामांकन है तो वहाँ अंशकालिक जो शिक्षक हैं, कला शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा और कार्य अनुभव, ये भी शिक्षक होंगे। ये प्रश्न पूछा जाता है कि शिक्षक को प्रति सप्ताह न्यूनतम जो शिक्षण घंटे हैं वो कितने होने चाहिए। ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है, कई पेपरों में यहाँ देखने को मिला है। जो न्यूनतम 45 घंटे हैं वो शिक्षक का जो है शिक्षण घंटे जो हैं 45 घंटे वो प्रति सप्ताह शिक्षक है प्रति सप्ताह 45 न्यूनतम 45 घंटे शिक्षण कार्य कराएगा, वो भी तैयारी सहित है। शिक्षण घंटे पूछे जाते हैं न्यूनतम 45 घंटे प्रति सप्ताह। कार्य दिवस और घंटों शिक्षण घंटे से प्रश्न पूछा जाता है। सप्ताह में तो प्रति सप्ताह तो 45 घंटे हो गए, और एक जो सत्र होता है, पूरा वर्ष होता है, एक सत्र सेशन जो होता है, उसमें कक्षा 1 से 5 तक का जो विद्यालय है उसमें 200 कार्य दिवस होंगे शिक्षक के, और वो 800 शिक्षण घंटे करवाएगा। ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि कक्षा 1 से 5 तक के यदि विद्यालय है तो उसमें 200 कार्य दिवस हो गया शिक्षक का, और शिक्षण घंटे 800 होंगे। उसी प्रकार कक्षा 6 से 8 तक के विद्यालय में 220 कार्य दिवस होंगे, और 1000 घंटे जो हैं वो शिक्षक के शिक्षण घंटे होंगे। शिक्षक जो है वो 1000 घंटे का शिक्षण कार्य करवाएगा, और 1 से 5 तक के 800 शिक्षण घंटे होंगे। ये प्रश्न पूछा जाता है। धारा 20 में अनुसूची का संशोधन की शक्ति केंद्र सरकार को, यानी जो अनुसूची हमने देखी ऊपर, जो विद्यालय के मान और मानक, यदि इनमें कोई फेरबदल करता है तो इसमें संशोधन की जो शक्ति है वो केंद्र सरकार के पास होगी। ये धारा 20 में कहा गया है। धारा 21 का पूछा जाता है। धारा 21 पूछी जाती है कि जो विद्यालय प्रबंध समिति है, विद्यालय प्रबंध समिति जिसे एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो है विद्यालय प्रबंध समिति, वो धारा किस तहत है, तो धारा 21 आरटी एक्ट धारा 21 में प्रावधान किया गया या इसका गठन किया गया है विद्यालय प्रबंध समिति का। विद्यालय प्रबंध समिति एक अलग टॉपिक है, लेकिन इसको देखते हैं। इसमें दो जो समितियां होती है या सभा कह सकते हैं विद्यालय प्रबंध समिति में, साधारण समिति और कार्यकारिणी समिति। साधारण समिति से अब तक जो प्रश्न पूछा गया है वो बैठक का पूछा गया है कि इसकी बैठक कब कर जाती है। तो यहाँ पर बैठक 3 माह के अंदर एक बैठक की जाती है। ये प्रश्न पूछा गया है कि साधारण सभा की बैठक कब होती है, तो 3 महीनों में एक बैठक करवाना आवश्यक है। 3 माह में एक बैठक, ये साधारण सभा विद्यालय प्रबंध समिति की साधारण सभा की बात है। इसकी जो कोरम या गणपूर्ति होती है वो 1/4 यानी 25% होती है। इसके सदस्य होते हैं अभिभावक, अध्यापक, सरपंच, वार्ड पंच, और कार्यकारिणी समिति के बचे हुए जो सदस्य होते हैं वो साधारण सभा के
सदस्य होते हैं। प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है कार्यकारिणी समिति का। यहाँ पूछा जाता है कि जो कार्यकारिणी जो समिति होती है विद्यालय प्रबंध समिति की, ये कुल सदस्य कितने होते हैं? इसमें 16 सदस्य होते हैं। इसमें कुल सदस्य जो हैं वो 16 सदस्य होते हैं। अभिभावक कितने होते हैं? अभिभावक 75% होते हैं। अभिभावक 75% होते हैं। यदि 16 सदस्य कुल हैं तो 12 जो सदस्य हैं वो अभिभावक हो गए। महिला सदस्य कितनी होगी इसमें? महिला सदस्य 50% होगी, यानी 50, यानी 8। यदि 16 कुल हैं तो 8 जो हैं वो महिलाएं होंगी, 12 अभिभावक हो गए, यानी 75%। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य कौन बनेगा? तो अभिभावक में से ही चुना जाएगा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य। सचिव का प्रश्न पूछा जाता है कि कार्यकारिणी समिति का जो सचिव है वो कौन होता है? वो प्रधानाध्यापक होता है। विद्यालय प्रबंध समिति में कार्यकारिणी जो समिति है उसका सचिव कौन होता है? प्रधानाध्यापक होता है। पदेन सदस्य वार्ड पंच को बनाया जाता है। निर्वाचित अध्यापक होता है, वो महिला अध्यापक होती हैं। मनोनीत शिक्षा शास्त्री 2 नियुक्त किए जाते हैं इसमें, और इसका कार्यकाल जो है कार्यकारिणी समिति का 2 वर्ष का होता है। इसकी बैठक का पूछा जाता है। साधारण सभा की बैठक का पूछा गया था, वो कब होती है? 3 माह में एक बैठक होती है। और कार्यकारिणी समिति का पूछा जाता है, ये अमावस्या को होती है। अमावस्या हर माह में आती है, अमावस्या को होती है, हर माह में एक बैठक होती है। अधिकतम जो है, न्यूनतम जो है 8 बैठक हो सकती हैं और अधिकतम 11 बैठक हो सकती हैं। वर्ष में जो है वो न्यूनतम 8 और अधिकतम 11 बैठक हो सकती हैं। बैठक की पूछी जाती हैं कब होती हैं? अमावस्या को। अमावस्या का मतलब प्रत्येक महीने की अमावस्या को होती है। गणपूर्ति या कोरम की बात की जाए तो यहाँ पर 33% यानी 1/3, 1/3 जो है यहाँ पर गणपूर्ति जो है आवश्यक होती है। जो साधारण सभा में थी वो 25% थी, और यहाँ पर जो गणपूर्ति है वो 33% रखी गई है, 1/3। अगला आता है धारा 22, विद्यालय विकास योजना जो है, विद्यालय की जो विकास योजना है ये एसएमसी द्वारा तैयार की जाएगी। धारा 23 का पूछा गया है। धारा 23 में शिक्षक की योग्यता से संबंधित है। आरटी एक्ट में शिक्षक की योग्यता से संबंधित किस धारा में उल्लेख है? तो धारा 23 में शिक्षक की योग्यता के बारे में कहा गया है। धारा 23 में शिक्षक की योग्यता के बारे में कहा गया है। धारा 24 जो है वो शिक्षक के कर्तव्य, प्रश्न पूछा गया था कि शिक्षक के कर्तव्य नहीं है, इनमें पूछा गया था। तो यहाँ पर कुछ शिक्षक के कर्तव्य लिखे गए हैं कि नियमित और समय पर स्कूल आएगा। शिक्षक जो है वो विद्यालय जो है समय पर आएगा, समय पर पाठ्यक्रम पूरा करवाएगा। बालक के सीखने की क्षमता का आकलन जो है वो शिक्षक करेगा। भी बच्चे में सीखने की क्षमता का आकलन जो है वो शिक्षक करेगा। अभिभावक की बैठक का आयोजन करेगा, अभिभावकों के साथ बैठक की आयोजन करेगा बैठक का, और प्रति सप्ताह उसे 45 शिक्षण घंटे लेने होंगे, और प्रशिक्षण में भाग लेगा। जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा शिक्षकों का जो प्रशिक्षण लिया जाता है उसमें भाग लेगा। ये शिक्षक के कर्तव्य है जो धारा 24 में उल्लेख किए गए हैं। धारा 25 में छात्र शिक्षक अनुपात का कहा गया है। ये प्रश्न पूछा गया है, छात्र शिक्षक अनुपात का धारा 25 में उल्लेख किया गया है। किस धारा के अंदर है छात्र शिक्षक अनुपात का उल्लेख किया गया है? धारा 25 में कहा गया है कि कक्षा 1 से 5 तक छात्र शिक्षक अनुपात रहेगा 40:1, और कक्षा 6 से 8 तक जो है वो अनुपात रहेगा 35:1 रहेगा। धारा 26 की बात करें तो धारा 26 में शिक्षक की रिक्तियों को भरना, जो विद्यालय में शिक्षकों के पद खाली हैं वो 10% से ज़्यादा खाली नहीं होने चाहिए। 10% से ज़्यादा पद जो हैं वो खाली नहीं होने चाहिए। धारा 26 में कहा गया है कि जो शिक्षक के रिक्त पद हैं उनको भरना 10% से ज़्यादा खाली नहीं होने चाहिए। धारा 26 में कहा गया है। धारा 27 में गैर शैक्षिक प्रयोजनों में प्रतिबंध है। यहाँ पर धारा 27 में कहा गया है कि शिक्षक को 3 चीज़ों में छोड़कर, 3 जो हैं कार्यों में छोड़कर 10 वर्षीय जनगणना करवाई जाएगी तो शिक्षक से करवाई जाएगी। आपदा राहत में भी उसे काम में लिया जा सकता है। चुनाव में ड्यूटी लगाई जाएगी। 3 कार्य हैं, चुनाव में ड्यूटी, आपदा राहत में सहयोग, और जनगणना का जो कार्य है 10 वर्षीय जनगणना का जो कार्य है, चुनाव की ड्यूटी है, आपदा राहत में कार्य है। इनको छोड़कर
किसी भी काम में नहीं लगाया जाएगा। गैर शैक्षिक प्रयोजन में उसे कहीं नहीं लगाया जाएगा। पहले प्लस पोलियो अभियान में ड्यूटी लगाई जाती थी, उस तरह अब प्लस पोलियो अभियान में शिक्षकों को नहीं लगाया जाएगा। 3 कामों में जनगणना, आपदा राहत और चुनाव में ड्यूटी लगाई जा सकती है और कहीं भी ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। ये धारा 27 में प्रावधान किया गया है। धारा 28 पूछी गई है कि शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन पर रोक लगाई गई है। यदि कोई राजकीय सरकारी अध्यापक प्राइवेट ट्यूशन यानी पूर्णतः उसी पर निर्भर है, विद्यालय कोई देख रेख नहीं कर रहा है, प्राइवेट ट्यूशन पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। धारा 28 के तहत उस पर रोक लगाई गई है कि शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन पर रोक लगाई गई है। धारा 28 की बात है। धारा 28 में प्राइवेट जो ट्यूशन है उस पर रोक लगाई गई है। अध्याय 5 में प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसे पूरा किया जाना, ये धारा अध्याय 5 में जो प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसे पूरा किया जाना। धारा 29 कहती है कि पाठ्यक्रम और उसका मूल्यांकन प्रक्रिया, तो इसके तहत राज्य की नोडल अकादमिक जो प्राधिकारी हैं वो SIERT, ये पूछा गया है कि राज्य की नोडल अकादमिक जो प्राधिकारी, तो SIERT राजस्थान में, RSCERT ये जो है राज्य की नोडल अकादमिक प्राधिकारी या संस्था जो है वो SIERT और राजस्थान में RSCERT। धारा 30 में परीक्षा और समापन प्रमाण पत्र। धारा 30 कहती है कि परीक्षा के बाद समापन का प्रमाण पत्र, यानी परीक्षा में बैठा था उसका प्रमाण पत्र देना होगा। प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण तक कोई बोर्ड प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं, लेकिन यहाँ पर कक्षा 5 और 8 में बोर्ड लागू किया गया है। अध्याय 6 में बालकों के अधिकारों का संरक्षण की बात कही गई है। ये पूछा गया है बालक के अधिकारों के संरक्षण कौन से अध्याय में, बालकों के अधिकारों का संरक्षण किस अध्याय से संबंधित है, किस भाग में वर्णन किया गया है बालक के अधिकारों के संरक्षण का, तो भाग या अध्याय जो है एक्ट की अध्याय 6 में कहा गया है बालक के अधिकारों और संरक्षण का 6। धारा 31 कहती है बालक के शिक्षा अधिकारों को मॉनिटर करना, जो बालक के जो शिक्षा अधिकार हैं उनको मॉनिटर करना। उसके तहत जो पीछे हमने देखे थे बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत जो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग हैं और राज्य बाल संरक्षण आयोग, इनका गठन किया गया है, जो बालक के अधिकारों के जो मॉनिटरिंग करेंगे, बालक के अधिकारों को मॉनिटरिंग करेंगे, वो बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत जो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का और राज्य बाल संरक्षण आयोग का गठन किया गया है। धारा 32 में बालक की शिकायतों को दूर करना। यहाँ स्थानीय प्राधिकारी को यदि सूचना मिलती है, स्थानीय प्राधिकारी वो 3 माह के भीतर उस शिकायत का निवारण करेंगे। यदि फिर भी वो दूर नहीं होती है तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग में चर्चा की जाएगी। वो बालक की शिकायतों को दूर करना, ये धारा 32 से संबंधित है। धारा 33 में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, इसमें 15 सदस्य होते हैं। धारा 33 कहती है कि राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा और उसमें 15 सदस्य होंगे और इसका अध्यक्ष जो है वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री को बनाया जाएगा। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया जाएगा? केंद्रीय शिक्षा मंत्री को बनाया जाएगा। धारा 34 कहती है कि राज्य सलाहकार परिषद, इसका गठन किया जाएगा। धारा 34 के तहत राज्य सलाहकार परिषद का और अध्यक्ष बनाया जाएगा राज्य का शिक्षा मंत्री। जो राष्ट्रीय है उसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री और जो राज्य के अंदर सलाहकार परिषद है उसमें राज्य शिक्षा मंत्री अध्यक्ष होगा। अध्याय 7 जो अंतिम अध्याय है, भाग 7 है, उसमें प्रकीर्ण जो है वो अंतिम अध्याय है। धारा 35 कहती है कि निर्देश जारी करने की शक्ति है वो केंद्र सरकार के पास होगी। धारा 35 में ये कहा गया है अधिनियम से संबंधित निर्देश जारी करने की शक्ति केंद्र सरकार के पास होगी। धारा 36 कहती है कि दंडनीय अपराधों जो उल्लंघन करने की बात आई थी, दंडनीय अपराधों पर कार्रवाई सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। यदि कोई दंडनीय अपराधों पर कार्रवाई की जाती है तो सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है।
धारा 37 कहती है किसी निर्णय पर न्यायालय में वाद दायर नहीं किया जा सकता। जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है उसमें किसी भी निर्णय पर न्यायालय में वाद दायर नहीं किया जा सकता। यह धारा 37 में प्रावधान किया गया है, न्यायालय में कोई भी वाद दायर नहीं किया जा सकता। धारा 38 कहती है राज्य सरकार अधिनियम का क्रियान्वयन हेतु अधिसूचना जारी कर सकती है। राज्य सरकार के बारे में केंद्र जो है वो निर्देश जारी कर सकता है और राज्य सरकार जो क्रियान्वयन हेतु यहाँ अधिसूचना के जो नियम जारी कर सकती हैं वो राज्य सरकार। क्रियान्वयन हेतु जो अधिसूचना के नियम जारी कर सकती हैं राज्य सरकार, और अधिनियम से संबंधित निर्देश जारी कर सकती है केंद्र सरकार। तो ये धारा 35 से संबंधित है केंद्र सरकार वाला, और धारा 38 में राज्य सरकार जो है वो इसे क्रियान्वित करने के लिए अधिसूचना या नियम जारी कर सकती हैं। और जो 2012 में संशोधन में जो धारा 39 जोड़ी गई थी वो केंद्र सरकार की शक्तियों का उल्लेख जो है वो धारा 39 में की गई। तो यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्नों में इस प्रकार के जो प्रश्न है वो आरटी एक्ट से बनते हैं।